हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर 9 इन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट का पार्ट 2। तो इससे पहले वाला पार्ट प्लेलिस्ट में सेव है, आप देख सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट क्या क्यों कहते हैं, तो इसकी चीजें भी हमने कई सारी जानी है ना, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टैटिक नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है। ओके, और फ्लेक्सिबल भी है साथ साथ, है ना। तो रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि कुछ ऑर्डिनरी लॉ की तरीके से आप चेंज कर सकते हो जो चीजें हैं संविधान में, और कुछ चीजों को चेंज करने के लिए है प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट किया जाता है ना। हमने आपको पढ़ाए थे ना आर्टिकल 368 के, जो इसमें लिखा गया है किस तरीके से अमेंडमेंट कर सकते हो। एक होता है सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, है ना। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट्स का कंसेंट चाहिए होता है ना। तो इस तरीके से अमेंडमेंट किए जाते हैं। पूरा अमेंडमेंट का प्रोसीजर समझाया था, है ना। अब हमें कहाँ से पढ़ना था, ये जो है ना, तो रेटिफिकेशन बाय स्टेट, ये दूसरा वाला था मेजॉरिटी। उसके बाद में यहाँ से पढ़ना था हमें। इतने सारे अमेंडमेंट किए गए हमारे संविधान में, है ना। तो 26 जनवरी 2024 को रिपब्लिक डे मनाया गया, और उस दिन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को 74 ईयर्स कंप्लीट हो गए। तो ना इसको कई बार अमेंड किया गया, 106 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है। ओके, तो 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी 2023 में किया गया था। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ला करके इससे विमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया, किसमें 33% रिजर्वेशन दिया गया, पार्लियामेंट में भी और स्टेट लेजिस्लेचर में भी। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में भी। तो ना पहले पहले से ही म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत भी हमने आपको पढ़ाया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, है ना। तो पंचायत हो गई, म्यूनिसिपैलिटी हो गई, लोकल गवर्नमेंट में ऑलरेडी रिजर्वेशन था। जब 1992 में जब इनको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया था ना, म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत को 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, उसी टाइम पर जो है विमेन्स का रिजर्वेशन ऐड कर दिया था। पर पार्लियामेंट में और लोग जो पार्लियामेंट में और लेजिस्लेचर में ना, स्टेट्स में जो लेजिस्लेचर होते, वहाँ पर जो है रिजर्वेशन नहीं था। तो 2008 को पहला बिल लाया गया था भाई कि रिजर्वेशन दे दो वुमेन को, तो नहीं दिया गया। फिर उसके बाद में इतने टाइम बाद 2023 में दिया गया, है ना, ताकि जो है वुमेन की रिजर्व जो वुमेन्स की जो सॉरी उनका जो है नंबर बढ़ा सके पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, है ना, उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। अभी है ना 14% बस थी जो रिजर्व जो सॉरी 14% बस उनका जो रिप्रेजेंटेशन था लोकसभा में देखने को मिला था, ठीक है, पार्लियामेंट में। तो जो ना बहुत ही डिफिकल्ट मेथड होता है अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन को, हमने आपको अभी बताया था। तो कई सारे अमेंडमेंट किए गए, है ना, और कई सारे चेंजेस किए गए हमारे संविधान। तो हम समझते हैं कि क्यों इतने सारे अमेंडमेंट किए गए और इनका मतलब क्या है। तो हम पहले देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं अपने अमेंडमेंट की, ठीक है। तो ना जो इन्फॉर्मेशन है प्रेजेंट की गई है दो तरीके से। फर्स्ट ग्राफ जो है डिपिक्ट करता है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड एवरी 10 ईयर्स, तो हर 10 साल में कितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए हैं। पहला ग्राफ ये दिखाता है, और बार इंडिकेट करते हैं कि नंबर ऑफ अमेंडमेंट, मतलब कि उस टाइम पीरियड में कितने अमेंडमेंट किए गए हैं, है ना। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट ग्राफ है। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है, और सेकंड ग्राफ जो है वो डिपिक्ट करता है कि कितना टाइम लिया गया हर 10 साल में अमेंडमेंट करने में, और बार डिपिक्ट करता है कि जो हर 10 साल में जो है मतलब टाइम कितना लिया गया, वही है। तो आप नोटिस करोगे कि 2 डिकेड्स हैं, 20 सालों में 1970 से लेकर के 1990 तक बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए। 1976 में ना 42nd अमेंडमेंट लाया गया था, और ये अमेंडमेंट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए संविधान में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहने लगे थे। दूसरी तरफ देखें हम, तो सेकंड ग्राफ है। सेकंड ग्राफ जो है वो हमको एक स्टोरी बताता है कि 10 अमेंडमेंट जो किए गए थे, तो मतलब 3 साल में ही कर दिए गए थे। 10 अमेंडमेंट कर दिए गए, मतलब 3 साल में। 1974 से 1976 तक 3 साल में 10 अमेंडमेंट कर दिए गए। आप देख रहे हो, 10 बार चेंज कर दिया गया संविधान में 3 साल में ही, जस्ट 3 इयर्स में। 2001 से लेकर के 2010 तक फिर से 10 अमेंडमेंट कर दिए। मतलब देख रहे हो आप कितना बदलाव कर रहे हैं। जो हमारे नेता लोग थे, जो बैठे हुए थे पार्लियामेंट में, ये लोग इतने सारे अमेंडमेंट कर रहे थे, हमारे संविधान में इतना चेंज कर दिया। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री है ना हमारी कंट्री की, दोनों टाइम पीरियड में ना, इसमें ना डिफरेंट रही।
पहला तो था कांग्रेस डोमिनेशन, क्योंकि आज़ादी के बाद लोगों को बहुत भरोसा था कांग्रेस के ऊपर, इसलिए वो चल पाई आगे तक, है ना? तो उनका डोमिनेंस रहा। फिर कांग्रेस पार्टी जो है उनकी मेजॉरिटी भी थी अच्छी खासी, पार्लियामेंट में 352 सीट्स थी लोकसभा में, मेजॉरिटी थी, कई सारे स्टेट असेंबलीज़ में भी उनकी पार्टी ही रूल कर रही थी। और दूसरे टाइम पीरियड में 2001 से 2003 के बीच में कोएलिशन पॉलिटिक्स चली। कोएलिशन पॉलिटिक्स मतलब कि गठबंधन चल रहा था। कई सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है साथ में आकर के, उनके एमपीज़ वगैरह सब लोग आकर के गवर्नमेंट चला रहे थे, मतलब किसी की भी मेजॉरिटी नहीं थी। तो डिफरेंट पार्टीज़ थी पावर में, स्टेट्स में भी, मतलब कि स्टेट में अलग-अलग पार्टी रूल कर रही है, नेशनल लेवल पे अलग पार्टी है। तो हमने आपको बताया था ना, स्टेट्स और नेशनल में अलग-अलग पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी का रूल होता है, तो इनके बीच में लड़ाई-झगड़े भी बहुत होते हैं, क्योंकि फेडरलिज्म का इश्यू आ जाता है, स्टेट्स अपनी ऑटोनॉमी माँगते हैं, पावर्स माँगते हैं। अगर सेम पार्टी का रूल होता है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि नेशनल पार्टी के ऑर्डर्स पे स्टेट पार्टी चलती है ना? तो राइवलरी देखने को मिली बीजेपी और उनके अपोनेंट के बीच में, है ना? इन लोग भी लड़ रहे थे आपस में, जो पार्टीज़। तो 3 सालों में कई सारे अमेंडमेंट किए गए, 10 अमेंडमेंट्स किए गए, है ना? तो कई सारे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। जो अमेंडमेंट होता है ना, डिपेंडेंट नहीं होता मियरली नेचर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द रूलिंग पार्टी अलोन। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी है, तो वो उसी तरीके से अमेंडमेंट कर सकते हैं। वो अपनी जो साथ वाली पार्टीज़ होती है ना, उन लोगों से बातचीत कर कर के अमेंडमेंट करवा देते हैं, ठीक है? तो ना क्रिटिसिज़्म देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा, मतलब कि इनका ना, इनके अपोज़ में बोलते हैं लोग, इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि इन्होंने कई सारे जो अमेंडमेंट किए होते हैं, अमेंडमेंट के अगेंस्ट भी क्रिटिसिज़्म होता है, क्योंकि पता नहीं अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने, हो सकता है कि फंडामेंटल राइट को जो है कम कर दिया, लोगों के अधिकारों को कम कर दिया। इवन 42nd अमेंडमेंट ने तो बहुत कुछ चेंज कर दिया था, है ना? तो इसका भी क्रिटिसिज़्म होता है, कई सारे इसकी अच्छी चीज़ें भी थी, जैसे कि एजुकेशन को जो है इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में, मतलब कि अब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पे कानून बना सकते, मतलब कहा जाता है कई सारे अमेंडमेंट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इनफैक्ट 106 अमेंडमेंट देखने को मिले, 106 बार हमारे संविधान में बदलाव किया गया, है ना? मतलब उसमें चेंजेस किए गए 74 इयर्स में। ठीक है, थोड़ा ऑड है ये, बट जो 2 ड्राफ्ट्स जो अभी हमने देखे सजेस्ट करते हैं अमेंडमेंट्स, जो है सिर्फ़ पॉलिटिकल कंसिडरेशन की वज़ह से नहीं होते हैं, है ना? तो फर्स्ट डिकेड में भी देखने को मिले थे अमेंडमेंट, फिर बाद में भी देखने को मिले अमेंडमेंट, है ना? तो चलता ही रहा ये। मतलब चेंजेस तो करते ही हैं ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका मतलब है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स कैसी भी हो, चाहे एक पार्टी का रूल चल रहा हो या फिर कोएलिशन पार्टीज़ चल रही हो, कोएलिशन जो एरा चल रहा हो, जो है कई सारे चेंजेस होते ही रहते हैं। ठीक है, द पार्टी इन पावर, जो भी पार्टी पावर में होती है, अमेंडमेंट करते ही है वो टाइम टू टाइम, ठीक है? तो क्या ये इनएडिक्वेसीज़ जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी ज़्यादा इनएडिक्वेसीज़ थी जो इनको इतने अमेंडमेंट करने पड़ रहे हैं? या फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है? बहुत ही ईज़िली इसको अमेंड किया जा सकता है, इसलिए अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो आप अमेंडमेंट का कंटेंट देख के बताओ, ऐसा क्यों है भई, है ना? मतलब कि जो अमेंडमेंट किए गए हैं, तो उससे आपको पता चलेगा भाई ये सही किया कि नहीं किया अमेंडमेंट। अमेंडमेंट अगर गलत करते थे ना, सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देते थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना? तो जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी था, ये फंडामेंटल राइट था, ठीक है? अब प्रॉपर्टी वही फंडामेंटल राइट था, अब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहे थे हमारे देश में, है ना? प्रॉपर्टी को लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते। बाद में फिर प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो करना पड़ेगा ना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सही था। अब 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 2015 में। बांग्लादेश के साथ में ना जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे उनको सुलझाया गया था। तो बांग्लादेश को कई सारी ज़मीन दी गई थी, तो उसके लिए भी चेंज किया गया, तो कई सारे अमेंडमेंट नेसेसरी होते हैं, ठीक है? अमेंडमेंट जो है इनको 3 ग्रुप में आप क्लासिफाई कर सकते हो। फर्स्ट ग्रुप होता है जिसमें ना टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर हो गए, ठीक है? एंड जिसमें ना क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन एंड माइनर मॉडिफिकेशन, थोड़ा बहुत बस चेंज किया जाता है, ठीक है? ओरिजिनल प्रोविजंस में। मतलब कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, उसमें हल्का-सा चेंज किया, तो वो होता है फर्स्ट वाला अमेंडमेंट, ठीक है? मतलब कि इन्होंने बताया है कि अमेंडमेंट किस तरीके से लोग कर रहे हैं। तो पहला तो हल्का चेंज कर रहे हैं। तो ये जो अमेंडमेंट होते हैं सिर्फ़ लीगल सेंस में होते हैं, बट ये जो है कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, जो प्रोविज़न था ओरिजिनल उससे भी। ठीक है? मतलब हल्का-सा चेंज किया है। अगर चेयर ऐसी रखी थी तो उसको थोड़ा-सा ऐसा मोड़ दिया है, मतलब थोड़ा-सा अमेंडमेंट किया है, ठीक है? ट्रू अमेंडमेंट जो होता है
वो ना जैसे कि रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी हाई कोर्ट के जजेस की, 60 साल थी पहले अब 62 साल कर दी। ठीक है, तो ये 15th अमेंडमेंट किया गया था संविधान में, उससे जो है हाई कोर्ट के जजेस की एज बढ़ा दी थी। हाई कोर्ट के जजेस की एज कितनी हो गई? चीफ जस्टिस इंक्लूडिंग इनके, ठीक है, और जजेस को इंक्लूड करके 62 इयर्स हो गई, और सुप्रीम कोर्ट के ना 65 है, ओके। सुप्रीम कोर्ट में जो है मतलब कि इनके जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तो एज है ना जो 65 है, मतलब 65 से ज्यादा फिर वो सर्व नहीं करते, उनका रिटायरमेंट एज है। तो सैलरीज जो है हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी, उनको इंक्रीज किया गया 54th अमेंडमेंट का, है ना। तो ये हो गया, हल्का सा चेंज किया इन्होंने। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो प्रोविजन रिगार्डिंग रिजर्व सीट, तो रिजर्व सीट है ना लेजिस्लेचर में फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है लोकसभा में भी, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं स्टेट में उसमें भी। तो ओरिजिनल प्रोविजन कहता था कि इनको ना रिजर्वेशन जो है सिर्फ 10 साल के लिए देना है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ना उसमें लिखा गया था कि इनके लिए 10 साल का रिजर्वेशन है, और आपको अगर ज्यादा फेयर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए इस सेक्शन की, ठीक है, तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हो रिजर्वेशन को 10 साल के लिए और, है ना। तो ऐसा लिखा हुआ था। तो हर 10 साल में ये अमेंडमेंट किया जाता है और इनका पीरियड बढ़ाते जाते हैं रिजर्वेशन का। तो मतलब हर 10 साल में इनका रिजर्वेशन बढ़ता है, ओके, ताकि इनकी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो सके और समाज में इनको भी अच्छा लेवल मिल सके, है ना। तो भेदभाव ना हो। तो इसकी वजह से ना 6 अमेंडमेंट तो इनके ही हुए गए, ठीक है, 6 अमेंडमेंट इनके प्लस कर लो आप। बट जो ये अमेंडमेंट्स है ना, तो इनसे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है ओरिजिनल प्रोविज़न में, ये भी हल्का-सा चेंज किया है ना। भई 10 साल ही तो बढ़ा है ना, ऐसा थोड़ी है कि संविधान में कुछ का कुछ लिख दिए या फिर बदल दिए कि रिज़र्वेशन से रिलेटेड, है ना। तो ये जो है सिर्फ़ टेक्निकल अमेंडमेंट होते हैं, हल्का-सा चेंज करते हैं, ओरिजिनल प्रोविज़न में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो क्या आपको याद है जो हमने डिस्कस किया था चैप्टर 4 में प्रेसिडेंट के रोल के बारे में, है ना? प्रेसिडेंट के रोल के बारे में पढ़ाया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा अज्यूम किया गया था कि हमारी जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट है वो ना अबाइड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो हमने अज़्यूम कर लिया था भई प्रेसिडेंट तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात ही मान कर के काम करते हैं, है ना? पर इसको ना कंपल्सरी बना दिया गया था बाद में। तो ना इसको ना बाद में लेटर 70 वो जो अमेंडमेंट किया गया इसमें, और 74 आर्टिकल जो है इसमें प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है, अमेंड किया गया और क्लैरिफाई किया गया। क्या क्लैरिफाई किया गया कि एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, मतलब ये जो नेता लोगों का जो समूह है ना? जिसको हेड करते हैं पीएम, ठीक है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस जो है, वो बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट के ऊपर। मतलब प्रेसिडेंट उससे ना नहीं कर सकते, मना मना नहीं कर सकते कि भई हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, ऐसा नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट सिर्फ नाम के होते हैं, असली काम तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं हमारे देश में। तो प्रेसिडेंट शैल बोल दिया मतलब कंपल्सरी हो गया। तो ये संविधान में लिख दिया भई ये तो कंपल्सरी है। सुप्रीम कोर्ट भी बोलेंगे भई शैल लिखा है कंपल्सरी है, ये तो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस में इनको काम करना होगा। रियलिटी में देखें तो अमेंडमेंट ना उतना डिफरेंस किया नहीं, क्योंकि ये तो चला ही आ रहा था। मतलब होता ही रहा है ये तो, जब से संविधान फोर्स में आया, प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही काम कर रहे थे। बस इन्होंने क्या किया, कंपल्सरी बाइंडिंग ऐड कर दिया, ठीक है, मतलब बाइंडिंग ही है इनकी जो रिकमेंडेशन है, प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते। तो उतना चेंज हुआ नहीं ओरिजिनल प्रोविजन में, ठीक है। तो अमेंडमेंट जो है एक्सप्लेन किया है इसको, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, एक्सप्लेन करने के लिए इसमें थोड़ा-सा चेंज कर दिया। तो अब प्रेसिडेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे रिलेटेड बात थी, आर्टिकल 74 में चेंज करना था, है ना? तो चेंज किया गया अमेंडमेंट के थ्रू, तो ये भी जो है एक्सप्लेन करने के लिए चेंज किया गया। अब डिफरिंग इंटरप्रिटेशन, अब कई बार होता है एक प्रोविजन के कई ऐसे नहीं, एक बात की कई बात निकल जाती है ना? कई सारे उसके व्यूज़ हो जाते हैं। किसी ने वो होता ना 4 अंधे लोग थे, उन्होंने हाथी को देखा, किसी ने हाथी की पूँछ देखी, किसी ने जो है उसका जो पेट देखा, तो मतलब देखा, छू के देखा तो उन्होंने अलग-अलग अपने इंटरप्रिटेशन दिए, ठीक है? तो नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स जो हैं, वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी भी देती है, ठीक है? तो मतलब कि जुडिशरी भी कई बार ना
और गवर्नमेंट जो है, तो वो भी जो है अलग-अलग मीनिंग निकाल देती हैं, ठीक है? तो फिर अमेंडमेंट किए जाते हैं संविधान में, ठीक है? तो ना जब ये क्लैश हो जाता है, पार्लियामेंट ना इंसर्ट करती है अमेंडमेंट, अंडरलाइन करती है कोई पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन कि वो ऑथेंटिक है। जैसे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में खूब लड़ाई चली है। राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर के बार-बार लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते थे और जो है पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट बोलते थे भाई ये तो फंडामेंटल राइट है, आप इसको हटा नहीं सकते, ठीक है? पर पार्लियामेंट जो है फिर अपनी हरकत करती थी, अमेंडमेंट करती थी। तो ये प्रोसीजर ना 1978 तक चलता रहा, ठीक है? 1978 में जब इन्होंने फाइनली जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके प्रॉपर्टी का राइट हटाया। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में ना कई सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि इंटरप्रिटेट करते हैं संविधान को और जो इनका स्कोप होता है ना पावर्स का डिफरेंट मैनर में, जैसे कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी इंटरप्रिटेट करते हैं संविधान को कि संविधान में क्या लिखा हुआ है, कौन से प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है, उसका मीनिंग बताते हैं। और ना जैसे कि पार्लियामेंट हो गई, तो पार्लियामेंट ने जो है ना, हाँ, इन्होंने संविधान में ऐसे संशोधन किया था, मतलब चेंज किया था, तो इन्होंने ना अपनी पावर ही इंक्रीज़ कर ली थी। इन्होंने बोला कि संविधान का हम कोई भी जो है कोना चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं और वो जो लॉ होगा वो सुप्रीम कोर्ट जो है उसपे उसको चेक नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो कानून ही नहीं कहलाएगा अगर वो संविधान को चेंज करते हैं। पार्लियामेंट ने ऐसा भी कर लिया था एक बार, ठीक है? तो कई बार ना ऐसा होता है कि पार्लियामेंट ना एग्री नहीं करती है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से। मतलब कि जुडिशरी ने जो बोला, वो पार्लियामेंट एग्री नहीं करती है उससे और पार्लियामेंट जाकर के संविधान में चेंज कर देती है। अमेंड कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और रूलिंग जो है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को साइड कर देते हैं। बोलते हैं कि भई हमने तो चेंज कर दिया संविधान, है ना? जैसे कि 1970 से लेकर के 1975 तक ना ये जो है बार-बार होता रहा। जुडिशरी कुछ बोल रही है, पार्लियामेंट जाके चेंज कर दे रही संविधान में। तो ये लोग आपस में फाइट करते रहते हैं पावर्स के लिए, ठीक है? जुडिशरी वाला चैप्टर था, तो हमने बताया था आपको इश्यूज़ जो बड़े थे हमने, है ना? कि इश्यूज़ जो होते हैं डिफरेंस बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के बीच में भी डिफरेंसेस रहते हैं। तो उनके जो इश्यूज़ हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया था, है ना? जो पार्लियामेंट चाहती थी, मतलब कि गवर्नमेंट चाहती थी कि उनके पास में पावर रहे जजेस को अपॉइंट करने की, ठीक है? पर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पाले में गेंद डाल ली और कह दिया भई कोलिजियम सिस्टम अपॉइंट करेगा। कोलिजियम सिस्टम में 4 जज होते हैं प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ये लोग रिकमेंड करते हैं जजेस के नेम और फिर ना गवर्नमेंट ने चाहा कि इसको बदल दें। जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया इन्होंने 2015 में, एनजेसी लेकर के आए, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला कि भई तुम अकेले क्यों करोगे अपॉइंटमेंट, है ना? जुडिशरी एग्जीक्यूटिव का भी तो रोल होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, ये लेकर के आए थे। एनजेसी में ना 2 जजेस हुआ करते थे प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 एमिनेंट पर्सन गवर्नमेंट के प्लस लॉ मिनिस्टर, ठीक है? हाँ, तो इन्होंने बोला कि 3-3 लोग दोनों के रहेंगे और हम लोग मिलकर अपॉइंटमेंट करेंगे। तो जुडिशरी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, सब कुछ हम करेंगे। ठीक है? तो जुडिशरी ने इसको खत्म कर दिया। बोल दिया अब तुम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का वॉयलेशन कर रहे हो, जो कि बेसिक फीचर है संविधान का, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है? तो जो रिलेशनशिप है फंडामेंटल राइट्स का एंड डीपीएसपी का, अब जो है राइट्स क्या करते हैं, लिमिटेशंस लगाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। आपका अधिकार है ना, तो आप अपने अधिकारों के थ्रू गवर्नमेंट को लिमिट कर दोगे कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकते, आर्टिकल 15 बोलता है, ठीक है? तो राइट्स लिमिट करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इन राइट्स को जो है कम करने की कोशिश करती है और डीपीएसपी को बढ़ाने की। डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, पार्ट 4 में है, ठीक है? आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक, 36 से 51 तक ये डीपीएसपी दिए गए हैं। तो ये जो है एक डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि गवर्नमेंट को इस हिसाब से काम करना है, ठीक है? तो इसको कानून के थ्रू जो है गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। फंडामेंटल राइट जो है, अगर इनका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में चले जाते हो, है ना? पार्ट 3 में दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर के 35 तक। तो फंडामेंटल राइट्स बड़ा है कि डीपीएसपी बड़ा है? अब इसमें ही फाइट चल रही थी, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट बोलता भई फंडामेंटल राइट को आप छोटा नहीं कर सकते, है ना? मतलब डीपीएसपी को प्रायोरिटी नहीं दे सकते फंडामेंटल राइट्स ही, क्योंकि ना कई डीपीएसपी इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट उसमें ना कर्टेल हो जाते थे।
जैसे कि आप डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, है ना? इनके लिए कानून बना दिया तो पता चला कि फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो रहा है इससे। ऐसा भी हो जाता है जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा इश्यू बन रहा था, है ना? स्कोप ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट रहा जुडिशरी और जो अपनी गवर्नमेंट है ना? पार्लियामेंट। तो थर्ड देखने को मिला कि पार्लियामेंट की पावर संविधान को अमेंड करने की। तो पार्लियामेंट भी इसमें भी अपनी पावर को बढ़ा रहे थे ये कि हम ना कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। पार्लियामेंट में बैठती तो गवर्नमेंट ही है ना, उन्हीं के एमपी की मेजोरिटी होती है तभी तो वो लोग काम करते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट अपनी पावर बढ़ा रही थी कि वो अमेंड कर सके संविधान को। तो 1970 से लेकर के 1975 तक ना ये जो है मुद्दे बने रहे और पार्लियामेंट जो है बार-बार अमेंडमेंट कर रही थी ताकि जो है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन थे सुप्रीम जुडिशरी के, जुडिशरी उनके खिलाफ दे रही थी इंटरप्रिटेशन, ठीक है? पार्लियामेंट अपना अमेंडमेंट कर रही थी। मतलब आप जब पढ़ोगे ना अमेंडमेंट्स के बारे में तो आपको जानने को मिलेगा कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, है ना? पार्लियामेंट यहाँ से चेंज कर रही है, जुडिशरी के पास में वो लॉ गया, उन्होंने बोला भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है। फिर ये लोग ने बदल दिया, फिर ये लड़ रहे। तो आपस में ये लोग फाइट ही करते रहे। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 1970 से लेकर के 1975 तक पॉलिटिकल इवेंट्स रहे कई सारे, जिससे ना हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट रहा, है ना? इसको हम समझ सकते हैं पॉलिटिक्स के साथ भी क्योंकि ना 1975 76 तक जो है 77 तक तो इमरजेंसी भी रही और उस टाइम पर कोएलिशन एरा भी चला और फिर कई सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, तो आप इसके बारे में और जानोगे नेक्स्ट ईयर, है ना? मतलब 12th में। ओके, तो आप स्टडी करोगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब पॉलिटिकल हिस्ट्री भी जानोगे ना तो आपको अमेंडमेंट्स भी समझ में आएँगे अच्छे से। तो अमेंडमेंट थ्रू पॉलिटिकल कंसेंसस, अब पॉलिटिकल कंसेंसस भी बनाया जाता है, सहमति होनी चाहिए सबकी, तभी तो अमेंडमेंट किया जाता है। तो लार्ज ग्रुप जो दूसरे जो अमेंडमेंट किए जा रहे थे संविधान में, तो वो कंसेंसस के बलबूते पे थे, ठीक है? पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में, अब ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी की सारी मेजॉरिटी है, तो वो अमेंडमेंट कर ले। अमेंडमेंट करने के लिए और भी पार्टीज़ की सहमति चाहिए होती है, मतलब और भी एमपीज़ की सहमति चाहिए होती है। तो वो लोग ना दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 को हटाना था, ठीक है? तो इसको हटाने के लिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से भी बातचीत की गई थी। राज्यसभा में उस टाइम पर जो है बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं थी, ठीक है? तो उन्होंने राज्यसभा में दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनसे उनसे बातचीत की थी, ताकि भाई सपोर्ट करना बिल को, सॉरी एक्ट को जो मतलब जो लाए गए थे ना बिल, वो जब पास हो जाता फिर वो एक्ट बन जाता है ना? तो कंसेंसस बनाया जाता ज़रूरी होता है ताकि चेंजेस कर सकें। उससे ना पता चलता है कि प्रिवेलिंग पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड एस्पायरेशंस ऑफ द सोसाइटी। तो हमको देखने को मिलता है कभी-कभी देश की भलाई की बात होती है तो लोग सब साथ में आ जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 को हटाना था, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सपोर्ट किया दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, वरना वो लोग अपोज़ कर लेते अगर अपनी सिर्फ़ पॉलिटिक्स के बारे में सोचते तो, है ना? तो इनफैक्ट कई सारे जो अमेंडमेंट किए गए 1984 के बाद में, तो वो ना इसी ट्रेंड के थे कि जो है साथ में लेकर के चले, सबने बातचीत की तब जाके अमेंडमेंट किया गया। तो आप अपनी क्वेश्चन जो है उसको याद करो कि अ, जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, उसमें भी कई सारे अमेंडमेंट किए गए, है ना? कोएलिशन गवर्नमेंट में तो भई मेजॉरिटी नहीं रहती उतनी, पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कंसेंसस तो बना लिया ना। क्यों बना लिया? क्योंकि उनका जो है सारे सब लोगों का इंटरेस्ट सेम हो रहा था इसलिए उन्होंने होने दिए अमेंडमेंट। तो रीज़न देखने को मिलता है इसकी वजह क्या है? क्योंकि कई सारे अमेंडमेंट जो है बेस्ड होते हैं इवॉल्विंग जो कंसेंसस है ना? जैसे कि इश्यू जो है ना उसपे सभी लोग परेशान हैं उसके उसके लिए वो लोग सहमति दिखाते हैं। ठीक है? जैसे कि मतलब छोड़ो तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। डिफेक्शन क्या था? आया राम गया राम। तो हरियाणा की पॉलिटिक्स से ये शुरू हुआ था। 52nd अमेंडमेंट किया गया था। 1985 में 10th शेड्यूल ऐड किया गया जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ कहा गया, ठीक है? डिफेक्शन का मतलब था कि एमपी एमएलए ना बहुत ज़्यादा बिक रहे थे, खरीदा जा रहा था इनको। अब देखो कोई पर्सन जो है जो जीत करके आया, ठीक है? किसी और पॉलिटिकल पार्टी से और उसको खरीद लिया दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, तो ये तो धोखा हो गया ना। और इस वजह से क्या हो रहा था कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रह पा रही थी, है ना? क्योंकि ये खरीद-फिरोद बहुत ज़्यादा चल रही थी और नेता तो होते ही लोटा टाइप के इधर-उधर मतलब लुढ़क रहे थे वो इधर-उधर, है ना?
तो ये प्रॉब्लम की वजह से डिफेक्शन लॉ लाया गया। मतलब ऐसा कोई इंसान करता है ना, इसमें 4 प्रोविज़न है। तो अगर कोई ऐसा करता है ना, तो उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ठीक है? तो अमेंडमेंट किए गए, पॉलिटिकल टर्बुलेंस देखने को मिल रहा था, बहुत ज़्यादा उथल-पुथल मची हुई थी। ये खरीदा-बेची चल रही थी एमपी एमएलएज़ की, है ना? तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बाद में 52nd अमेंडमेंट एंड 91st अमेंडमेंट से जो 2003 में किया गया था, तो इसमें कई सारे कुछ चेंज किया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ में। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, इसमें भी लिमिट लगा दी थी कि 15% ऑफ लोकसभा होना चाहिए, है ना? या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट लेवल पे, जो सीएम के साथ में होती है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उसमें भी 15% की लिमिट लगा दी थी। क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते थे, तो उनका भी मिनिस्टर बनाते थे ये लोग, है ना? तो 91st अमेंडमेंट में भी चेंज किया गया। तो 61st अमेंडमेंट था, वो एज जो थी वोटिंग एज, 61st अमेंडमेंट किया गया था 1988 में, ठीक है? और 1989 में ये फ़ोर्स में आ गया था। तो इसमें क्या वोटिंग एज जो थी अ, रिड्यूस कर दी थी, 21 से 18 कर दी। पहले 21 साल थी वोटिंग एज, अब ना आपकी 18 साल हो गई है। आप 18 के हो गए तो आपको जो है क्या मिले, तो आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा, आपकी वोटर आईडी बन जाएगी, ठीक है? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किया गया, तो इससे आपको पता ही है पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 1992 में। तो इस तरीके से कुछ अमेंडमेंट जो थे क्लेरिफाई करते थे, एक्सपेंड करते थे रिजर्वेशन के स्कोप्स को जॉब में एंड एडमिशन में। अब ना रिजर्वेशन का भी इश्यू चल रहा था उस टाइम पर कि जो जॉब है गवर्नमेंट जॉब, उसमें रिजर्वेशन का इश्यू चल रहा था। और रिजर्वेशन है ना? जो मतलब जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो एडमिशन्स होते हैं, उसके लिए उसके रिलेटेड भी कई सारे अमेंडमेंट किए गए। संविधान में बदलाव करना पड़ता है ना, वरना ऐसे रिजर्वेशन नहीं दे सकते, क्योंकि फिर जो फंडामेंटल राइट का ही वॉयलेशन हो जाएगा उससे। तो 1992 से 1993 तक ना कंसेंसस चला, मतलब सब लोग सहमत थे और कई सारे चेंजेस किए गए संविधान में। तो पास किया गया, तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई उस टाइम पर। जैसे 77 से 81st 82nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो कई सारे संविधान में चेंजेस किए गए। अब कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स, मतलब जिनके लेके ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट हो गई। इससे लोग सहमत भी नहीं थे और उसके अगेंस्ट में भी बोला लोगों ने। तो हमारा डिस्कशन इतना चला, हमने जो है इतना इम्प्रेशन नहीं देखा कि जो कोई कंट्रोवर्सी देखने को मिली जो अमेंडिंग संविधान को अमेंड करने में, है ना? उतनी कंट्रोवर्सी नहीं रही। जैसे 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, भैया वो अच्छा है ना? वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे रहा है पंचायत को, म्युनिसिपैलिटी को, है ना? ऐसे संविधान में कुछ जैसे 106 संविधान में संशोधन किया गया, तो ये भी अच्छा है ना? तो अब कंट्रोवर्शियल वाले पढ़ते हैं। तो अमेंडमेंट जो 1970 से लेकर के 1980s तक किए ना, इसमें बहुत ज़्यादा लीगल एंड पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, इसी टाइम पर ना गवर्नमेंट ने ऐसे अमेंडमेंट्स भी किए थे कि पार्लियामेंट की इतनी पावर बढ़ा दी थी कि वो कुछ भी अमेंडमेंट जो मतलब कुछ भी संविधान में था चेंज कर सकते थे। और जुडिशियल रिव्यू की पावर तक हटा दी थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की। मतलब कोई भी केस जो है सुप्रीम कोर्ट के पास में जाता है, जैसे कि इलेक्शन से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो सुप्रीम कोर्ट ना उनके उनके दायरे से हटा रहे थे ये लोग, ठीक है? तो पार्टीज़ जो थी अपोज़िशन में 1971 से लेकर के 1976 तक इन्होंने कई सारे जो अमेंडमेंट थे इन्होंने देखे। तो रूलिंग पार्टी जो थी कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी ना उस टाइम पर, वो उनको लग रहा था कि ये जो है ना, जो रूलिंग पार्टी है वो डैमेज करने की कोशिश कर रही है संविधान को, संविधान के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं, है ना? बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस टाइम पर रूलिंग पार्टीज़ को लग र सॉरी, जो अपोज़िशन पार्टी थी उनको लग रहा था रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में, रूलिंग पार्टी ऐसा करने की कोशिश कर रही है। तो 39th 34th सॉरी 38, 39 एंड 42nd अमेंडमेंट थे, ये तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए थे। ये जो 3 अमेंडमेंट थे, इनका बैकग्राउंड था इंटरनल इमरजेंसी। उस टाइम पर हमारे देश में जो है इमरजेंसी लगा दी गई थी। सारी की सारी पावर्स जो थी नेशनल गवर्नमेंट के पास में आ गई थी। ठीक है, 1975 जून में डिक्लेयर की गई इमरजेंसी और 3 साल लगी रही है।
ठीक है? तो बेसिक चेंजेस कर दिए गए, जो क्रूशियल पार्ट था ना हमारे संविधान का, उसमें ही चेंजेस कर दिए गए थे। 42nd अमेंडमेंट जो था, इसमें तो बहुत सारे चेंज किए थे, जो कि संविधान को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट किया था इससे, ठीक है? 42nd इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने सारे चेंजेस कर दिए थे ना, तो अटेम्प्ट किया था इन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है ना, उसको भी ओवरराइड कर दिया था इन्होंने। मतलब जो सुप्रीम केशवानंद भारती केस 1973 का था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप सब कुछ चेंज कर सकते हो संविधान में एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दी थी इन्होंने। मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला भई ये केस टू केस हम बता देंगे बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। तो पार्लियामेंट सदमे में आ गई कि भाई इन्होंने तो मतलब क्या ही कर दिया बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे ये तो कोई भी कानून हमारा उठा के फेंक देंगे, है ना? तो पर बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी चला आ रहा है, ठीक है? इसी से सुप्रीम कोर्ट को जो है बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है और तो इन्होंने ना कई सारे ऐसे चेंजेस किए थे जो बेसिक स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट कर रहे थे, ठीक है? तो केशवानंद भारती की जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी, उसको भी इन्होंने ओवरराइड कर दिया था। ड्यूरेशन जो था लोकसभा का उसको एक्सटेंड कर दिया था 5 साल से 6 साल, क्योंकि इस टाइम पर इमरजेंसी भी लग गई थी। जो चैप्टर था राइट्स का, जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने सॉरी जो राइट्स चैप्टर में जो है आपने पढ़ा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, है ना? तो वो भी इंक्लूड की गई 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। इसने ना पुट कर दिया रिज़र्व जो सॉरी जो रिस्ट्रिक्शन जो थी रिव्यूज़ पावर ऑफ द जुडिशरी। मतलब जुडिशरी कोई भी कानून को रिव्यू करती है कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, वो वॉयलेट तो नहीं कर रहा संविधान को। तो ये जो पावर थी जुडिशरी की उसको ये लोग जो है क्या कर रहे थे रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी गवर्नमेंट ने इस पर। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो ड्यूटीज दी गई हैं हम एक सिटीजन हैं हम इंडिया के तो हमारा जो कुछ कर्तव्य है अपने देश के प्रति तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है यूएसएसआर से इंस्पायर हैं ठीक है यूएसएसआर से इंस्पायर्ड है फंडामेंटल ड्यूटीज उस टाइम पर यूएसएसआर था 1990s में ये ब्रेक हो गए थे है ना जो कि पार्ट 4 में दिए गए हैं पार्ट 4A ठीक है पार्ट 4A में और आर्टिकल जो 51A में 51A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं तो ए का मतलब क्या हुआ जब भी कोई कैपिटल लेटर ऐड किया जाता है ना कहीं भी देखिए आपको जो कोई भी आर्टिकल में तो उसको समझ जाना कि वो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है तो ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए थे ना तो इसमें नई चीज ऐड की गई फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये ठीक है तो फिर रिव्यूज पावर को भी कम करने की कोशिश कर रहे थे जुडिशरी की तो उस टाइम पर ये कहा गया कि जो अमेंडमेंट था ना वो ना इस तरीके से किए जा रहे थे कि वो दोबारा से लिख रहे थे कई पार्ट्स को ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है ना, उसको ओवरराइट करके ये लोग दोबारा से नई-नई चीज़ें लिख रहे थे उसपे, है ना? मतलब कि चेंज कर रहे थे बहुत ज़्यादा संविधान को। क्या आप जानते हैं जो अमेंडमेंट किए गए, जो चेंज किया गया प्रिएम्बल में भी, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ना संविधान में भी चेंज किया गया, सॉरी प्रिएम्बल में भी चेंज किया गया। प्रिएम्बल हमारा इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। आप प्रिएम्बल पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा संविधान में आखिर है क्या इनके, है ना? तो प्रीफेस है ये। तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 3 वर्ड्स ऐड किए गए प्रिएम्बल में जो कि सोशलिस्ट ठीक है सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी तो ये वर्ड ऐड किए गए संविधान में ठीक है और जो 7th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें भी चेंज किए गए थे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 5 सब्जेक्ट जो है ट्रांसफर कर दिए गए थे स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट तो स्टेट लिस्ट के 5 सब्जेक्ट जो है कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए थे कौन-कौन से थे वो 5 सब्जेक्ट उन 5 सब्जेक्ट में जो है आता था वेट एंड मेजर्स आता था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस आता था ठीक है और फॉरेस्ट आता था वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आता था ठीक है और एजुकेशन तो ये 5 सब्जेक्ट जो है स्टेट के थे कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए गए एंड 53 आर्टिकल जो है संविधान में उसमें भी बदलाव किया गया तो एमपीज जो थे बिलोंग करते थे कई सारे एमपीज जो ना अपोजिशन पार्टी के जो एमपीज थे ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको जेल में डाल दिया गया था जब ये अमेंडमेंट किए जा रहे थे पार्लियामेंट में तो मतलब जेल में पहुंचा दिया था जो सिटिंग एमपीज थे वहां के ठीक है अपोजिशन पार्टी के थे ना
तो उस टाइम पर जब इलेक्शन हुए थे 1977 में, तो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस, तो वो हार गई थी क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही चेंजेस कर दिए थे ना। और बहुत ज़्यादा जो है कई लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार भी हुए। इवन जो न्यूज़पेपर में ना एक अलग से ऐसा जो है पेश दिया जाता था। एक प्रोटेस्ट की तरह शो कर रहे थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी जो है दबा दिया गया था। मतलब हमारे यहाँ क्या बोलने, लिखने हर चीज़ का अधिकार दिया गया है लोगों को। अब जो है न्यूज़पेपर को भी गवर्नमेंट चेक कर रही है कि उसमें क्या लिखा जा रहा है, क्या नहीं। तो ये क्या है? फिर तो सेंसरशिप हो गई है तो, है ना? तो न्यू गवर्नमेंट जो आई फिर तो उन्होंने क्या किया, जो नई गवर्नमेंट चुन कर के आई, तो उन्होंने जो कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट था 43rd एंड 44th अमेंडमेंट की सॉरी जो कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट थे ना, उसको चेंज किया और 44th 43rd अमेंडमेंट के थ्रू कई सारे जो चेंजेस किए, जो कि 38, 39, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू लाए गए थे। मतलब कि जो ये गलतियाँ की गई थी ना, जिससे संविधान में मेजर चेंजेस किया गया, इनको खत्म करने के लिए, इनको हटाने के लिए इन अमेंडमेंट के थ्रू चेंजेस किए गए 1978 में, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बैलेंस देखने को मिला रिस्टोर किया गया इन अमेंडमेंट के थ्रू। 43rd एंड 40 जो 4th है ना, उसके अमेंडमेंट के थ्रू जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को बैलेंस किया गया, है ना? रिस्टोर किया गया जो पुरानी चीज़ें थी उनको। तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इससे ना पार्लियामेंट को झटका दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, है ना? तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो एक थिंग तो है कि लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देखने को मिला एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक बड़ा सा इफेक्ट देखने को मिला हमें किससे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर जो थ्योरी थी ना उससे, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ने कई सारी चीजें चेंज कर दी और बहुत ज्यादा पावर भी दे दी जुडिशरी को। तो आप जानते हो जुडिशरी जो है एडवांस्ड कर ली अपनी थ्योरी को। फेमस केस था केसवानंद भाटी केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था, 1973 का केस था। इसी टाइम पर ना प्रोजेक्ट टाइगर भी लाया गया था 1973 में, टाइगर्स को सेव करने के लिए। आज के टाइम पर हमारे देश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं। हमारे देश मतलब वर्ल्ड में हमारे देश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं। ठीक है, तो रूलिंग से क्या-क्या चीज़ें निकल के आई, जो एवोल्यूशन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का और ज़्यादा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और अच्छा बन गया। तो क्या निकला कि इससे ना इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट की जो लिमिट थी ना, जो स्पेसिफिक लिमिट लगा दी पार्लियामेंट के ऊपर, ठीक है, कि वो अमेंड नहीं कर सकते पूरा का पूरा ऐसे। तो पार्लियामेंट एक हद में रह कर के अमेंडमेंट कर सकती है। आर्टिकल 368 का मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर देगी संविधान का। वो ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं जो कि वॉयलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही बताएँगे, ठीक है? तो वही बताते हैं केस टू केस की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। और ना पार्लियामेंट को अलाउ कर दिया कि आप कोई भी पार्ट अमेंड कर सकते हो संविधान का, पर अपनी दायरे में रह करके, अपनी लिमिट्स में रह करके। उन्होंने प्लेस कर दिया जुडिशरी को फाइनल अथॉरिटी। अब जुडिशरी क्या बन गई? फाइनल अथॉरिटी है। जुडिशरी का डिसीजन सबके ऊपर बाइंडिंग होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन, है ना? वही डिसाइड करेंगे, जो अमेंडमेंट जो है वॉयलेट तो नहीं कर रहा बेसिक स्ट्रक्चर को। अगर जो संविधान में चेंज किया गया है, वो वॉयलेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को, तो उसको नल एंड वॉइड करार कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और क्या होगा बेसिक स्ट्रक्चर, ये तो भाई जुडिशरी ही बताती है। बेसिक चीज़ें जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई, स्टेट की अलग पावर है और यूनियन गवर्नमेंट की अलग पावर है, ये संविधान में प्रॉपर लिखा हुआ है ना? तो ये चीज़ें क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, तो उस चीज़ से रिलेटेड भी, तो ये सारी चीज़ें थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो केशवानंद भारती की रूलिंग दी थी 1974 में दी गई थी, ठीक है? और अगर 40 सालों से देखें, 4 डिकेड जो देखें, 1 डिकेड 10 साल का होता है। तो ये जो डिसीजन था इससे ना सारे इंटरप्रिटेशन दिए संविधान के सुप्रीम कोर्ट ने, सारे के सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं कंट्री ने, उन्होंने एक्सेप्ट किया इस थ्योरी को, ठीक है? मतलब कि सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया इसको कि जुडिशरी ने जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दी है ना वो सही है, सभी लोग उसको मानते हैं।
ठीक है? तो इनफैक्ट जो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये एग्ज़ाम्पल है लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना? तो ये आप अच्छे से जो आपका आंसर्स लिखोगे ना, तो उसमें आप मेंशन करना कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो एग्ज़ाम्पल है खुद से ही लिविंग थ्योरी जो लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है? तो कोई मेंशन नहीं है इस थ्योरी का संविधान में, तो संविधान में कुछ भी नहीं लिखा हुआ बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है? ये जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो केस में जो है रूलिंग दी थी, केशवानंद भारती केस में दिया था 1973 का, उसमें उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दी। ठीक है? तो ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू इमर्ज हुआ है, मतलब जुडिशरी ने बताया है ये, है ना? जुडिशरी और उनके इंटरप्रिटेशन जो है प्रैक्टिकली अमेंड करते हैं संविधान को विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट। मतलब कि जुडिशरी जो है उनको जो है ऐसे पार्लियामेंट में प्रोसीजर वगैरह नहीं करना पड़ता, एक फॉर्मली जो अमेंड नहीं करना पड़ता, संविधान में कुछ चेंज नहीं करना पड़ता। पर जो वो बताते हैं ना, वो ऐड हो जाता है संविधान में अपने आप। जैसे कि आर्टिकल 21 में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, अब ये सब जो है संविधान में जो ऐड तो नहीं किया है ना चेंज करके। ये तो भई जैसे कि राइट टू फूड हो गया, ठीक है? हेल्थ हो गया और शेल्टर, ठीक है? पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो गया। तो ये सब क्या है? ये तो जुडिशरी ने ही तो बताया है ये सब। पर इसको ऐड करके थोड़ी ना लिखा है उन्होंने संविधान में। पर उनका जो इंटरप्रिटेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो वो फाइनल हो गया, है ना? तो वो फॉर्मल अमेंडमेंट भी नहीं करते, फिर भी उनका जो है, ये माना जाता है उनका, ठीक है? क्योंकि उन्होंने बोल दिया है तो ये है, आर्टिकल 21 में ये है, ठीक है? जो केएस पुट्टास्वामी केस आया था 2017 का, इसमें इन्होंने राइट टू प्राइवेसी बता दिया। तो प्राइवेसी अब इंक्लूडेड है आर्टिकल 21 में, भले ये संविधान में नहीं लिखा है। तो सारे के सारे जो लिविंग डॉक्यूमेंट्स हैं इसी तरीके से इवॉल्व होते हैं, डिबेट्स के थ्रू आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन होता है और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स भी होती है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के जो उनके जो डिसीजंस होते हैं उसपे भी कई सारे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। मतलब मतलब कि अगर उनका कोई डिसीजन है या फिर हाई कोर्ट ने कोई गलत डिसीजन दिया है, ठीक है? उनको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना? तो कई सारे जो राइटर्स होते हैं, न्यूज़पेपर में लिखते हैं, वो बताते हैं कि भई ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है? तो 1973 में कोर्ट जो है कई सारे केसेस के थ्रू इन्होंने अपनी थ्योरी को समझाया बेसिक स्ट्रक्चर को और जो है उन्होंने ना एग्जाम्पल भी दिए कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का, है ना? मतलब है कि क्या-क्या आता है बेसिक स्ट्रक्चर में। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्राइन है और ज़्यादा कंसोलिडेट होती गई। इन्होंने बैलेंस कर दिया रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारे संविधान में है, ठीक है? और जो सर्टेन पार्ट्स उन्होंने बोल दिया कि भई कुछ पार्ट्स तो आप अमेंड ही नहीं कर सकते संविधान में, कुछ चीज़ों को आप चेंज ही नहीं कर सकते। तो इससे हमें देखने को मिलता है रिजिड नेचर कॉन्स्टिट्यूशन का कि उन चीज़ों को आप चेंज ही नहीं कर सकते। और कुछ चीज़ों में तो बिल्कुल अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इसको अमेंडमेंट कर सकते हो। तो इसमें देखने को मिलता है फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ अमेंडिंग प्रोसेस, है ना? तो इससे भी आपको ये सब पता चलता है ना? अब रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो लेट 90s में ना तो एफर्ट लगाए गए कि भाई एक बार रिव्यू तो किया जाए किस तरीके से हमारा संविधान काम कर रहे हैं ना और सही है सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो वेंकटाचलैया कमीशन जो बैठाया गया था 2000 में रिव्यू करने के लिए कमीशन गवर्नमेंट ने बैठाया था कुछ लोगों की ये जो सब लोग बैठ करके मतलब कुछ लोगों को बैठाया था कि भई आप देखो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक चेयरमैन अपॉइंट किए गए जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे। ठीक है? तो जुडिशरी की हायर अथॉरिटी थी, तो वेंकटचलैया जो अब थे इनको बैठाया गया चेयरमैन बना कर के, चीफ जस्टिस थे ये फॉर्मर, रिटायर हो चुके थे। तो अपोज़िशन पार्टीज़ थी और कई सारी ऑर्गनाइज़ेशंस थी, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया इस कमीशन को, मतलब वो लोग मान ही नहीं रहे थे इसको, ठीक है? तो बहुत सारी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज़ भी देखने को मिली इस कमीशन के खिलाफ। मतलब कमीशन ने ना कई सारी रिकमेंडेशंस भी दी थी। कि आप ये कर सकते हो। कमीशन ना स्टक हो गया था थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से एंड उन्होंने ना कोई मेजर्स नहीं सजेस्ट किए कि अगर जो है बेसिक स्ट्रक्चर को मतलब कि कोई चीज़ अगर बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म पहुँचा रही है तो क्या कर सकते हैं फिर, है ना? तो ऐसे कोई मेजर नहीं सजेस्ट किए गए। तो इससे पता चलता है हमें सिग्निफिकेंस ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस। मतलब कि वो तो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे ना, तो वो तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से जुड़े हुए थे एकदम, ठीक है?
तो उन्होंने ना उतना मेजर वगैरह सजेस्ट नहीं किए, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को मान के चले, भाई जुडिशरी है वो ही देखेगी बेसिक स्ट्रक्चर को। ओके, तो उन्होंने इतना नहीं, पर हाँ, थोड़ी बहुत रिकमेंडेशंस दी थी उन्होंने भी, ठीक है? तो कई सारे जो एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, किस तरीके से जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ना चेंज कर दिया जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे फंडामेंटल राइट का स्कोप बढ़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फंडामेंटल राइट ना दिखने में तो आपको सिर्फ थोड़े से ही लगेंगे, पर अगर डीप मीनिंग देखो ना उनका, तो भरे हुए हैं वो एकदम। तो कई सारे डिसीजंस थे सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने ना रिजर्वेशन जो दिया जाता है जॉब्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो वो एक्सीड नहीं कर सकता 50%। ये ना इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1992 का। तो इसमें ना क्या कर रही थी गवर्नमेंट कि उनको तो भाई वोट चाहिए थे, वोट के नाम पर वो लोग, रिजर्वेशन के नाम पर उनको वोट मिल रहे थे। तो वो लोग ना रिजर्वेशन इतना बढ़ाए जा रहे थे, इतना बढ़ाए जा रहे थे, क्या ही बताएं। उन्होंने ना 60-65% बढ़ा दिया था रिजर्वेशन। तो इतना नहीं बढ़ा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर चेक लगा दिया, इन्होंने बोला भाई 50% से ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, 50% से ज़्यादा रिज़र्वेशन नहीं कर सकते। और एक और चीज़ बोली, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। क्रीमी लेयर का मतलब क्या हुआ कि जो लोग रिच हैं, अमीर हैं, ठीक है? और जो लोग अच्छी खासी पोज़ीशन्स में हैं, ऑलरेडी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, तो उनके बच्चों को रिज़र्वेशन क्यों दे रहे हो? है ना? जो पिछड़े हुए वर्ग से आते हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको रिज़र्वेशन दो ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला चीज़ लगाई, ठीक है? तो 50% की कैप लगा दी थी। तो ना ये एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है आज के टाइम पर भी। ओके, तो ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ना अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए बस था। अभी जो है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, तो उसमें शेड्यूल कास्ट के लिए भी ये डाल दिया है। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट की जो है सीट्स उतनी बढ़ती नहीं है रिजर्वेशन की, मतलब कि सीट्स जो है भरती नहीं है। तो रिजर्वेशन जो था, ये जो रिजर्वेशन था अदर बैकवर्ड क्लासेस का, सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। इसी केस में दिया था क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट, जिसमें जो है चेक लगा दिया गया, जो भी पर्सन जो है उस कैटेगरी से बिलोंग करता है क्रीमी लेयर से, तो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। क्रीमी लेयर का मतलब हुआ कि भाई रिच लोग हो गए, है ना, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी, और एक स्पेसिफिक लिमिट रख दी कि इतनी जो इनकम होगी ना, एनुअल इनकम, तो उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। इन द सेम मैनर जुडिशरी जो है इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, एक इनफॉर्मल अमेंडमेंट भी किया, जो इंटरप्रिटेट किया कई सारे प्रोविजन थे, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड, राइट टू लाइफ से रिलेटेड, है ना, और लिबर्टी से रिलेटेड। आर्टिकल 21 आता है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 ए जो आता है राइट टू एजुकेशन। ओके, द राइट टू फॉर्म एंड मैनेज द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इससे रिलेटेड भी कई सारे जजमेंट आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये एक्सप्लेन करते हैं माइनॉरिटी के राइट्स को भी। ओके, तो कई सारे जो रूलिंग्स देखने को मिली हमको कोर्ट की, जिससे ना कॉन्स्टिट्यूशन में और ज्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और हमारे संविधान का स्कोप बढ़ा दिया। ओके, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट हमने डिस्क्राइब किया किस तरीके से हमारा संविधान जो है लिविंग डॉक्यूमेंट है। पर इसका मतलब क्या हुआ, एक लिविंग बीइंग कैसा होता है ना? तो जैसे एक लिविंग बीइंग होता है, वैसा ही हमारा संविधान है। जो डॉक्यूमेंट है वो रिस्पॉन्ड कर ना, जैसे जैसे सिचुएशन होती है, जैसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो उस हिसाब से हम चेंज भी होते जाते हैं टाइम के साथ साथ, है ना? अब अगर एक इंसान जो है वो टेक्नोलॉजी से बिल्कुल जुड़ ही नहीं रहा है ना, रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है, सुना ही होगा आपने। तो ये अपनी स्किल वगैरह कुछ भी इम्प्रूव नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया? फिर तो इसका कुछ चलने ही नहीं वाला है ना ज़िंदगी में। वही तो, हमें टाइम के साथ-साथ बदलना पड़ेगा, चीज़ों को अडैप्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ओके, आज के टाइम पर जैसे फ़ोन हो गए, वो सीखना पड़ेंगे आपको चलाने, वैसे सबको ही बनने लगे हैं, बता रहे हैं बस। तो वैसे ही ना चेंज होता है टाइम के साथ-साथ, आपको चीज़ों में बदलाव आता है। उसी तरीके से हमारा संविधान भी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। लाइक अ लिविंग बीइंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिस्पॉन्ड करता है एक्सपीरियंसेस का, है ना? इनफैक्ट जो हमारे जो आंसर्स देखने को मिलते हैं कि ना, जब तो जो हमने शुरू में देखा था ना, जो क्वेश्चंस थे, तो हमको इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इतने सालों तक टिका हुआ है और अच्छे से चल रहा है, क्योंकि ये एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर एक रिजिड डॉक्यूमेंट होता ना, स्टैटिक होता, उसको बदलाव वगैरह कुछ नहीं कर पाते, फिर तो ये साइड में रखा रहता, है ना? तो इवन आफ्टर इतने सारे चेंजेस करने के बाद भी जो मतलब कि इतनी सारे चेंजेस होते रहे सोसाइटी में,
तो सोसाइटी भी इतनी बदलती गई, फिर भी हमारा संविधान जो है ढंग से काम कर रहे हैं, इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, ठीक है? और जो डायनामिक चीज़ें हैं, अलग-अलग चीज़ें हैं, उस हिसाब से हम चेंज भी हो जाता है हमारा संविधान। ये ओपन है इंटरप्रिटेशन के लिए, मतलब कि अगर कोई प्रोविज़न है, उसका संविधान से रिलेटेड कोई प्रोविज़न है, तो उसको ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन देते हैं और ये चेंजिंग सिचुएशन को रिस्पॉन्ड भी करते हैं, ठीक है? तो हमारा संविधान कोई ऐसा नहीं है स्टैटिक डॉक्यूमेंट है। तो इससे ना डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का ये हॉलमार्क भी देखने को मिलता है हमको। हमारी डेमोक्रेसी जो है इन प्रैक्टिस अगर देखें, आइडियाज़ जो है इवॉल्व होते रहते हैं टाइम के साथ-साथ, सोसाइटी भी बदलती रहती है ना? तो उस हिसाब से हमारा संविधान भी चलता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोटेक्ट करता है डेमोक्रेसी को और अलाउज़ है ये, मतलब कि इनको जो है अलाउ करते हैं कि एवोल्यूशन भी होता है न्यू प्रैक्टिसेज़ का, है ना? तो उसको ना सिर्फ़ ड्यूरेबल नहीं है हमारा संविधान, बल्कि जो है रिस्पेक्ट करते हैं सिटीज़न की भी। तो सिटीज़न भी हमारे जो है सॉरी, सिटीज़न जो है रिस्पेक्ट करते हैं हमारे संविधान की, ओके। नई-नई प्रैक्टिस के साथ में ये चेंजेज़ होते रहते हैं ना, जो सिचुएशन बदलती है, तो ये चेंजेज़ भी लेकर के आते हैं संविधान में, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोटेक्ट कर सकता है अपने आप को, प्रोटेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी को। तो इनफैक्ट अगर देखें जो पास्ट 60 सालों से अगर देखें ना, तो कई सारी क्रिटिकल सिचुएशंस भी आई हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स में और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हमारी कंट्री में हुआ है। तो हमने देखा, ब्रीफ रेफरेंस ही देखा है ना इस चैप्टर में भी, कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज भी आए हैं ना, कि जुडिशरी पार्लियामेंट भी आपस में लड़ने लगी। पार्लियामेंट ने बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने, जुडिशरी ने प्रोटेक्ट किया। इसी को कहते हैं चेक एंड बैलेंस। जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाते हैं। अगर एक चीज बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई ना, आखिर बैठे तो इंसान ही है ना यहाँ पर भी, और इंसान अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है। अगर ये लोग अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखने लगे ना, जनता को फिर भाड़ में ही जाए फिर तो, है ना? तो कॉन्स्टिट्यूशन लीगल इश्यूज भी आए, तो मोस्ट सीरियस क्वेश्चन आया हमारे सामने कि अगेन एंड अगेन 1950s के बाद से ही हमारे सामने कई ये जो क्वेश्चन आए कि सुप्रीमेसी है पार्लियामेंट की, क्या मतलब पार्लियामेंट ही सुप्रीम है? तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है पीपल को, देयरफॉर एक्सपेक्ट किया जाता है कि पार्लियामेंट जो है अपर हैंड है ओवर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो पार्लियामेंट में बैठते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, है ना? तो सबसे ऊपर आई है जुडिशरी के और एग्जीक्यूटिव के। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट है, वो भी ना पावर्स देते हैं टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमारे संविधान ने ना जुडिशरी को भी पावर दी हुई है, एग्जीक्यूटिव को भी एंड लेजिस्लेचर को भी। तो जो सुप्रीमेसी है पार्लियामेंट की, वो ऑपरेट करते हैं अपने फ्रेमवर्क के तहत, है ना? पार्लियामेंट इतनी सुप्रीम नहीं है कि संविधान को ही हटा दे और कई सारी चीजें बदल दे और जुडिशरी से भी ऊपर पहुंच जाए, ये सब नहीं है हमारे यहाँ, है ना? तो डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट वोट्स एंड द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन। डेमोक्रेसी सिर्फ जनता का वोट और पीपल की रिप्रेजेंटेशन बस नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ भी एग्जिस्ट करता है। कानून सबसे पहले आता है, जनता के लिए होता है कानून और प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके। तो रूल ऑफ लॉ में हर एक इंसान जो है क्या है, सभी लोग इक्वल्स हैं इन द आइज ऑफ द लॉज, है ना? तो कानून के सामने सभी लोग इक्वल हैं। डेमोक्रेसी जो है इज ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग इंस्टीट्यूशन। वो जो इंस्टीट्यूशंस है उससे रिलेटेड भी होती है डेमोक्रेसी, ओके। और ये इंस्टीट्यूशन जो काम कर रहे हैं, जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, ये लोग सब ढंग से काम करेंगे तभी ना हमारी डेमोक्रेसी अच्छे से चलेगी। तो ऑल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जनता के प्रति, ओके। सभी लोगों को जनता का ध्यान रखना है और मेंटेन करना है बैलेंस भी। तो आई गेट इट, ये कह रही है आई गेट इट, ये जो है सीसॉ की तरह है, ठीक है? मतलब कि इनको बैलेंस बना करके चलना पड़ता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द जुडिशरी ड्यूरिंग द कंट्रोवर्सी जो रही जुडिशरी एंड पार्लियामेंट के बीच में, पार्लियामेंट को लगने लगा कि पार्लियामेंट के पास में पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कानून बनाने की, अमेंडमेंट करने की, और जो है जनता के प्रति जो पुअर हैं, बैकवर्ड हैं, उनके लिए जो नीडी इंसान हैं, जिनको जरूरतमंद है, उनका ख्याल रखने की। जुडिशरी इंसिस्ट करते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं ना, जो भी आप कानून बना रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, संविधान के जो अकॉर्डिंगली होना चाहिए। प्रो पीपल मेजर ऐसे नहीं लेना चाहिए कि आप जो लीगल प्रोसीजर को बॉयकॉट कर, मतलब बायपास कर दो, ठीक है? तो मतलब कि संविधान के अकॉर्डिंगली आप काम करो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे, आप बायपास करोगे लॉज को गुड इंटेंशन के साथ में भी, तो वो एक्सक्यूज है कि पावर होल्डर्स जो है यूज कर रहे हैं पावर को आर्बिट्रली, मतलब कि
अपने मनमाने ढंग से पावर का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको जनता के लिए काम करना है, प्रॉपर कानून बनाओ, उस हिसाब से काम करो, संविधान के हिसाब से काम करो, है ना? एंड डेमोक्रेसी जो है मच अबाउट चेक्स ऑन आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर। तो डेमोक्रेसी में कि मनमाने ढंग से आप अपनी पावर्स का यूज नहीं कर सकते। वेल बीइंग तो करनी है आपको जनता की, ठीक है, पर आर्बिट्रली यूज नहीं करना है आपको पावर। तो जो सक्सेस है हमारे वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये क्या है, इन टेंशन के जो सॉल्व होने से भी है ना, मतलब कि कई सारी टेंशन्स आई, वो सब भी सॉल्व हो गई, तभी जाकर के हमारा संविधान भी अच्छे से चलता रहा। जुडिशरी जो है फेमस केसवानंद रूलिंग दी उन्होंने, जिस तरीके से उन्होंने कॉम्प्लिकेशंस जो थी, है ना? तो उनको भी साइडलाइन किया और फिर मतलब सॉल्व-वॉल्व किया और अपने बेसिक स्ट्रक्चर को साथ में लेकर के आगे बढ़े, है ना? स्पिरिट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की उसको साथ में लेकर के चले। अगर आप पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन को, आपको ना कुछ भी उसमें संविधान में लिखा नहीं मिलेगा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। कहीं भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं कहा गया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है संविधान में। ये तो भाई जुडिशरी बताती है क्या नहीं है संविधान में। तो इस सेंस में देखें तो बेसिक स्ट्रक्चर जो थ्योरी है ना, ये जो है इन्वेंशन है जुडिशरी का। जुडिशरी ने बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है? हाउ डिड इट इन्वेंट, तो किस तरीके से इन्वेंट किया गया ये नॉन एक्जिस्टेंट थिंग को, मतलब किस तरीके से निकल के आई, एंड हाउ इट इज़ ऑल अदर इंस्टीट्यूशन हैव एक्सेप्टेड दिस ड्यूरिंग द पास्ट 40 डेज़, और सारे के सारे इंस्टीट्यूशन ने एक्सेप्ट भी कर लिया। मतलब सभी लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया कि भई हाँ, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर चीज़ होती है। तो आपको देखने को मिलता है डिफरेंस देखने को मिलता है जो लिखा हुआ है और स्पिरिट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना? तो कोर्ट जो है कंक्लूजन में आए, उन्होंने जो है समरी निकाली कि जो रीड करते हो आप डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट को, तो हमें रिस्पेक्ट भी करना है उनका इंटेंट जो डॉक्यूमेंट का है, ठीक है? संविधान क्या चाहता है? संविधान की भी कोई स्पिरिट है, वो जो चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक कुछ लिखा हुआ है, लेटर लिखा हुआ, पर इंटेंट भी होता है ना कुछ, मतलब जैसे कोई कानून बनाया जाता है, उसका रीज़न भी तो होता है, वो कानून क्यों लाया गया? ओके, प्रोटेक्ट करने के लिए महिलाओं को, बच्चों को इक्वल अधिकार प्रोवाइड करने के लिए सभी लोगों को, ठीक है? तो उसके पीछे का जो रीज़न होता है ना, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो वैसे ही हमारे संविधान का भी एक रीज़न है, उसके पीछे का, कि जनता को जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया सभी लोग अच्छे से रहें, डेमोक्रेसी में रहे, चेक एंड बैलेंस बना रहे। तो वो भी समझना होता है। मेयर टेक्स्ट ऑफ द लॉ, सिर्फ़ जो कानून में लिखा हुआ है वर्ड टू वर्ड, उसको फ़ॉलो करना उतना ज़्यादा, मतलब वही बस फ़ॉलो कर रहे हो आप, उसके पीछे का जो है इंटेंट नहीं देख रहे हो, वो ठीक नहीं होता फिर। जो सिर्फ़ लिखा हुआ है कानून में, वो कम इम्पोर्टेंट है किससे, सोशल सर्कमस्टेंसेस एंड एस्पायरेशंस दैट प्रोडक्ट दैट लॉ और डॉक्यूमेंट। मतलब कि कोई कानून, जैसे कि पॉक्सो एक्ट लाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ठीक है? तो पॉक्सो एक्ट लाया गया, तो ये क्या है? ये प्रोटेक्ट करने के लिए आया गया बच्चों को, है ना? तो इसका इंटेंट क्या है, ये भी समझना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है फटकार लगाई थी हाई कोर्ट के जजेस को, जब उन्होंने गलत जजमेंट दिया था, ठीक है? मतलब कि बच्चों का जो प्रोटेक्शन को, और एक घटिया आदमी को छोड़ दिया था उन्होंने, ठीक है? जिसने गलत चीज़ की थी। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी, भाई इंटेंट भी तो समझो कानून का है क्या, ठीक है? तो कोर्ट जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से है कि विदाउट उसके बिना ना कॉन्स्टिट्यूशन जो इमेजिन ही नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को, इस तरीके से लेकर के चले हम बेसिक स्ट्रक्चर को। तो ये देखने को मिलता है कि बैलेंस है जो लेटर में एंड स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? संविधान में ये चीज़ लिखी है, पर स्पिरिट भी है संविधान की। ओके, तो उसमें भी बैलेंस लेकर के चल रहे हैं। मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारा जो डिस्कशन रहा रोल ऑफ जुडिशरी का, जो अबव पैराग्राफ था, उसमें एक और चीज़ आती है कि अगर हम बैकग्राउंड देखें, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही 1967 से लेकर के 1973 तक। 1967 में गोलकनाथ केस भी आया था, उसमें बोल दिया था कि फंडामेंटल राइट भाई सैक्रोसेंट है, इनको तो आप छू भी नहीं सकते, इनको कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो उस टाइम पे ना जो पार्लियामेंट थी वो बौखला गई थी, बोला कि भाई ऐसे कैसे, फंडामेंटल राइट है तो फिर प्रॉपर्टी का क्या करें हम, है ना? इश्यू बन रहा था, प्रॉपर्टी उस टाइम पर फंडामेंटल राइट भी था। पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव जो है उन्होंने रियलाइज़ किया कि बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म जो व्यू है वो ज़रूरी है, ठीक है? दूर से मतलब देखना पड़ेगा थोड़ा। ओके, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव दोनों समझे थे। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई केशवानंद भारती केस में, तो कुछ अटेम्प्ट किए गए कोर्ट से पूछने के लिए कि भई आप जो है दोबारा से अपनी रूलिंग लिख दो, ठीक है? मतलब कि थोड़ा चेंज कर दो अपने जजमेंट में। जब ये फेल हो गया तो 42nd अमेंडमेंट लेकर के आ गए। मतलब ये लोग चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट ये बेसिक स्ट्रक्चर को
साइड में कर दे, है ना, केशवानंद भारती केस वाले को। सुप्रीम कोर्ट से बोला भी कि आप ऐसा कुछ कर लो, है ना, चेंज कर लो थोड़ा बहुत। पर ये फेल हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो ये लोग क्या किए, 42nd अमेंडमेंट लेकर के आए और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को बढ़ा दिया। मतलब कि अब पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है संविधान में, है ना? अनलिमिटेड पावर है अमेंडमेंट की आर्टिकल 368 के तहत। बट कोर्ट जो है, उन्होंने फिर से रिपीट कर दिया, मिनर्वा बिल केस आया 1980 में। इन्होंने बोल दिया भाई तुम्हारी जो लिमिट है ना, उसमें रहो, ठीक है? जो 368 के तहत आप अमेंडमेंट करते हो ना, उसमें जो है एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अमेंड कर लोगे। बेसिक स्ट्रक्चर को फिर से लेकर के आ गए ये लोग, ठीक है? तो इवन 4 डिकेड्स हो चुकी हैं रूलिंग के बाद में भी केशवानंद भारती के, अभी भी सब लोग उनकी बात मानते हैं ना। रूलिंग जो डोमिनेट कर रही है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, है ना? मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की बात सब लोग मान रहे हैं और जो बेसिक स्ट्रक्चर चल रहा है वो चला आ रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया इस आइडिया को, ठीक है? बेसिक स्ट्रक्चर के। और अभी भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडिया है। इवन जब बात की जाती है ना रिव्यू करने की कॉन्स्टिट्यूशन को, जो एक्सरसाइज़ होती है मतलब वो लिमिट नहीं क्रॉस कर सकते हैं जो थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर इतना पावरफुल है। आप बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को क्रॉस नहीं कर सकते, आपको अगर रिव्यू करना है कॉन्स्टिट्यूशन कर लो। व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जब लीडर्स थे हमारे यहाँ के, जो पीपल थे हमारे देश की जनता थी, उनका ना शेयर्ड विज़न था, कॉमन विज़न था उनका, ठीक है? नेहरू जी की फेमस स्पीच थी जब इंडिपेंडेंस हुई थी, जिसमें वो ट्रस्ट विद डेस्टिनी के बारे में बताते हैं, ठीक है? तो ये क्या था, ये जो था ट्रस्ट विद डेस्टिनी, एक डील करना अपने जो फ्यूचर है, अपनी जो मतलब कि फेट है जो, है ना? तो मतलब फ्यूचर ही है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है और सारे के सारे लीडर थे, उन्होंने मेंशन किया विज़न की डिग्निटी हो, फ्रीडम हो इंडिविजुअल की, सभी लोगों को आज़ादी हो, सब इज़्ज़त से रह सकें, ठीक है? सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, ठीक है? सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से जो लड़ाई-झगड़े होते हैं, अगर सभी लोग जो हैं उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होंगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी हेल्थ मिलेगी लोगों को, और जो है भेदभाव नहीं होगा, तो समाज अच्छा बनेगा, ठीक है? वेल-बीइंग होगी, सभी लोग अच्छे से रह पाएँगे, यूनिटी होनी चाहिए, नेशनल इंटीग्रिटी होना चाहिए, ठीक है? तो ये विज़न था, शेयर्ड विज़न था, सभी लोग इसको शेयर करते थे। ओके, जो ये विज़न था, ये अभी तक डिसअपीयर नहीं हुआ है, जनता है, लीडर्स हैं हमारे, तो वो इस विज़न को लेकर के चल रहे हैं। अभी भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सबका साथ, सबका विकास है, सब कुछ बोलते रहते हैं। तो होप है कि हम इसको फुलफिल करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारे देश में सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है? भेदभाव भी होता है और अमीरी और गरीबी का जो फ़र्क है बहुत ज़्यादा है। तो हमारा संविधान जो है इसी विज़न पे बेस्ड है और इसको हमें फुलफिल करना है। हम अपने इंडिया को डेवलप्ड बनाना है, ठीक है? जहाँ पे हर एक इंसान अच्छी खासी अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करे। तो जो रिस्पेक्ट करना है अथॉरिटी जो है ना, मतलब जो हम, तो अभी भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट, अपनी अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो हाफ सेंचुरी हो भी चुकी है ना? अभी 2047 में क्या हो जाएँगे, 100 साल हो जाएँगे आज़ादी के। तो अभी गोल रखा गया है कि 2047 में हमको अपने देश को जो है आज़ाद सॉरी डेवलप्ड बनाना है, ठीक है? डेवलप्ड कंट्री होगी तो वहाँ पर सब कुछ अच्छा होगा, है ना? मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का होगा, लोगों की लाइफ अच्छी रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा होगा, ठीक है? हम जो है मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँगे अपने देश में और सब कुछ एक्सपोर्ट कर पाएँगे, तो कई सारी इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होगा, मतलब इंडस्ट्रीज़ अच्छी खासी सेटअप हो जाएँगी, तो मैन्युफैक्चरिंग होने लगेगी। तो बेसिक वैल्यूज़ जो हैं गवर्न कर रहे हैं हमारे पब्लिक को, इमेजिनेशन है, तो अभी तो है बेसिक वैल्यूज़, और भी ज़्यादा अभी फुलफिल करना है ना? तो अपने देश को और अच्छा बनाना है, ठीक है? तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी ना कन्फ्यूज़न देखते हैं। देयर कैन स्टिल बी अ डिबेट अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट बेसिक स्ट्रक्चर। तो अभी भी डिबेट कर सकते हैं कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, और डिबेट होती भी है। देयर इज नथिंग रॉन्ग, और इतना कुछ गलत भी नहीं है डिबेट करने में, है ना? हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया आर्टिकल 19 का फर्स्ट का ए, ये फंडामेंटल राइट है फ्री स्पीच, है ना, एक्सप्रेशन का।
तो हमको याद होना चाहिए कि जो पॉलिटिक्स है हमारे डेमोक्रेसी में नेसेसरीली फुल ऑफ डिबेट्स एंड डिफरेंसेस है। डिबेट्स होंगे क्योंकि अब डाइवर्सिटी भी है भाई, इतने सारे जो अलग-अलग लोग रहते हैं, डिफरेंसेस हैं, सभी लोग अपना-अपना व्यू पॉइंट रखते हैं। तो इससे ना साइन ऑफ डाइवर्सिटी आपने को देखने को मिलता है, जो लाइवलीनेस देखने को मिलता है, ओपननेस देखने को मिलता है जब डिबेट होती है। डेमोक्रेसी में वेलकम करते हैं हम डिबेट का, है ना? जनता है, सब लोग बात करेंगे, डिबेट करेंगे। एट द सेम टाइम जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडरशिप है, वो मैच्योरिटी भी शो करते हैं कि लिमिट करते हैं, मतलब कि लिमिट होनी चाहिए कुछ डिबेट में। डिबेट में आप ऐसा ना बोलो कि आप शब्द बोल रहे हैं या फिर कुछ गलत-सलत बोल रहे हैं, तो ये सब नहीं होता है। बिकॉज़ पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज़ेज़ एंड गिव एंड टेक। तो पॉलिटिक्स में फिर कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है और लेना-देना भी होता रहता है। एक्सट्रीम पोज़ीशन जो है बहुत मतलब सही नहीं होती है उतनी, मतलब थ्योरेटिकली सही होती है, लिखने के लिए ठीक है एक्सट्रीम पोज़ीशन, आइडियोलॉजिकली भी मतलब अट्रैक्टिव होती है कि आप एक पोज़ीशन, मतलब आपने एक स्टेटमेंट दे दी, भई इस पे भी अटके हैं हम, ठीक है, हम नहीं हिल रहे, है ना? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कभी-कभी जो है कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेना चाहिए, दूसरों की बातों को भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। पॉलिटिक्स में डिमांड होती है कि हर एक इंसान प्रिपेयर हो, अ, मॉडरेट देयर एक्सट्रीम व्यूज़, मतलब कि बीच में लेकर के आप इतना ज़्यादा कड़े विचार वाले नहीं हो सकते कि आपने मान लिया कि कोई गलत है तो वो गलत ही होगा। उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लो, उसको भी समझो, है ना? तो ऐसे एक्सट्रीम व्यूज़ नहीं रखे जाते हैं। शार्प पोज़ीशन एंड एक कॉमन मिनिमम ग्राउंड में पहुँचा जाता है। मतलब ज़्यादा रिजिड भी नहीं होना, ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होना, बीच की बात करो, है ना? तो ओनली देन पॉलिटिक्स जो है ढंग से चल पाती है, क्योंकि आप दूसरे की बात सुनोगे ही नहीं, अपने आप को ही सही ठहराते रहोगे, ऐसा नहीं होता है। दूसरे का भी सुनना रहता है, टॉलरेशन होना चाहिए, ठीक है? पॉलिटिशियन एंड जो पीपल हैं इंडिया के, वो एक-दूसरे को समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इस स्किल को, ठीक है? मतलब दूसरों की बातों को भी एक्सेप्ट करते हैं, एक्सट्रीम व्यूज़ नहीं रखते हैं अपने, ठीक है? तो इससे ना दैट हैज़ मेड द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल, इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है सक्सेसफुल रहा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इतने अच्छे से काम किया। अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स जो है हमारी गवर्नमेंट के, कंपटीशन भी रहता है, एक इम्पोर्टेंट है तो दूसरा मतलब कि बना रहता है ये तो। कभी जुडिशरी ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर दिया, कभी एग्जीक्यूटिव, कभी लेजिस्लेचर, है ना? तो फाइट भी रहती है इनके बीच में कि जनता के वेलफेयर के लिए ही तो है फाइट वैसे। तो लास्ट इंस्टेंस देखें तो फाइनल अथॉरिटी लाइज़ विद द पीपल। लास्ट फाइनल अथॉरिटी तो जनता के पास ही है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। पीपल है, उनकी जो आज़ादी है और उनकी वेल बीइंग जो है, वही जो है पर्पस ऑफ द डेमोक्रेसी है, कि जनता अच्छे से रहे, उनकी आज़ादी रहे, वो लोग जो हैं अपनी लाइफ को एन्जॉय करें, ठीक है? तो आउटकम यही तो है, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। ओके, तो बेसिक क्या है? फ्रीडम ऑफ द पीपल एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल, यही तो है पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी एंड आउटकम ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। आखिर में जो रिजल्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, यही होना चाहिए। ओके, तो चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आपको वीडियो कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया है ना? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में।